नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त है उत्तर मांगे प्रदेश का। जातीय जनगणना जरूरी है या फिर सियासी मजबूरी है? इस मांग से क्या फायदा होगा? अगर ये नहीं हुआ तो नुकसान आखिर क्या होगा, ये समझना भी जरूरी है। आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि जातीय जनगणना की मांग का विरोध हो रहा है और क्यों संत इसके खिलाफ संकल्प ले रहे हैं? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और स्वामी दीपांकर जी से पूछेंगे विरोध की वजह। साथ ही सियासी दलों से हम जानेंगे कि आखिर वो क्यों चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो, और वरिष्ठ पत्रकार से भी समझेंगे कि इन सब के बीच वो क्या देख पा रहे हैं और पूरी स्थिति क्या बन रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं। हम आज फिर मांग करते हैं और सरकार से भी कहते हैं, डबल इंजन की सरकार है, सबका साथ सबका विकास तभी संभव है जब जातीय जनगणना हो सकती है। मैं संकल्प लेता हूँ, जातियों में बटूंगा नहीं, एक हिंदू होकर, एक सनातनी होकर भारत में रहूंगा। निस्संदेह जातिवार जनगणना प्रदेश नहीं, देश का सबसे अहम मुद्दा होना चाहिए। इनका कोई श्रद्धा जाति जनगणना यानी पिछड़ों और दलितों के लिए नहीं है। इनको कैसे राजनीतिक लाभ मिल जाए 2024 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन इनको सजा कैसे मिलेगी ये जनता तय करके बैठी हुई है। जातीय जनगणना पर सियासी जंग, स्वामी का एकजुटता का संकल्प। मैं संकल्प लेता हूँ और जातियों में बटूंगा नहीं। भिक्षा यात्रा में स्वामी दीपांकर की मांग, जाति के आंकड़े नहीं, चाहिए सम्मान। अगर कोई पूछे भविष्य में तो आप कौन है, तो क्या जवाब दीजिएगा? हम हिंदू हैं। और धर्म क्या है? सनातन है। कौन है हम लोग? हिंदू हैं। जातिगत जनगणना के खिलाफ स्वामी की ललकार, विपक्ष कैसे इस चुनौती को करेगा पार? ये मुख्यमंत्री जी दूसरे प्रदेश से आए हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश की जातीय जनगणना से कोई मतलब नहीं है। जनगणना होनी चाहिए। जब पेड़ पौधे गिने जाते हैं, तमाम चीजें गिनी जाती हैं, तो आदमी को गिनने में क्या बुराई है? निश्चित तौर पे पार्टी, मैं जिस पार्टी से बिलोंग करता हूं, वो पार्टी की हमेशा से यही मांग रही है कि जातिगत जनगणना हो। जातिवाद के खिलाफ सनातनी संकल्प, जातीय जनगणना जरूरी या मजबूरी, उत्तर मांगे प्रदेश। तो सवाल सीधा सा, लेकिन चलिए पहले उन चेहरों को दिखाते हैं जो जातिगत जनगणना की मांग को मुखर कर रहे हैं। अखिलेश यादव, अध्यक्ष समाजवादी पार्टी; चंद्रशेखर आजाद, प्रमुख आजाद समाज पार्टी; ओपी राजभर, अध्यक्ष सुभाषपा; संजय निषाद, अध्यक्ष निषाद पार्टी; पल्लवी पटेल, नेता अपना दल एस, ये माफी चाहेंगे, तस्वीर गलत लग गई है, अपना दल एस, अनुप्रिया पटेल की तस्वीर है। और इस पूरे तस्वीर पर हम जाएंगे, लेकिन चलिए अब हम सीधे मेहमानों का रुख करते हैं। सबसे पहले स्वामी दीपांकर जी आपके पास आ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ गेस्ट के तौर पर गोविंद पंत राजू जी भी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनोज काका जी हैं। मनोज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। दीपांकर जी, ये जो भिक्षा यात्रा आप चला रहे हैं, ये तस्वीरें लगातार हम लोग देख रहे हैं और शपथ भी आप दिलवा रहे हैं। पहले तो ये बताइए कि आपकी भिक्षा यात्रा क्या है और जातिगत चीजों को लेकर जो आप अभियान चला रहे हैं, क्या मकसद है इसका? आदरणीय, मेरी भिक्षा यात्रा जातियों में विभाजित सनातन को जोड़ने की है, जातियों में खंडित सनातन को जोड़ने की है। अगर आप दलित हैं, वाल्मीकि हैं, जाटव हैं, जाट हैं, गुजर हैं, ब्राह्मण हैं, यादव हैं, तो बूंद भर हैं। अगर आप हिंदू हैं तो आप 100 करोड़ हैं, आप सनातनी हैं तो आप 100 करोड़ हैं। मात्र जाति व मनस्यता समाप्त करना, सभी को जोड़ना, सभी को एक साथ लेकर चलना, सभी में ममत्व और सभी में अपनापन देखना, इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। यह यात्रा चल रही है संत रविदास जी के उस मंत्र पर, जिन पर उन्होंने कहा था कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। अगर लगता है कि कई दूरियां हैं तो वो गले लगकर दूर की जाएं, अपना होकर चला जाए, एक होकर चला जाए। ये इस भिक्षा यात्रा का लक्ष्य है और पिछले 90 दिनों से ये निरंतर चल रही है।
और आज मैं समझता हूं कि इस यात्रा का 91वां दिन है और आज ये दिल्ली के आदर्श नगर में यात्रा हुई। मैं समझता हूं जिस प्रकार आदरणीय इसमें लोग जुड़ रहे हैं, जिस प्रकार लोग स्वतः संकल्प ले रहे हैं, देश की मातृशक्ति इसमें जुड़ रही है, मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द आपको भारत में जब किसी से पूछिएगा, खासकर हिंदू से, तो वो एक ही शब्द कहेगा कि कौन हो, बोले हिंदू, बोले धर्म क्या है, बोले सनातन। अब कम से कम जातियों में नहीं बटेगा। बिल्कुल स्वामी जी, ये बात जो है सुनने में बहुत अच्छी लग रही है और हर कोई चाहेगा कि जाति विहीन समाज हो, लेकिन जो सामाजिक परिस्थिति देश की है और जो राजनीतिक परिस्थिति है, उसमें आपको क्या ये नहीं लगता कि आप एक बड़ा रिस्क ले रहे हैं? ये यात्रा तो चला रहे हैं, लेकिन कितनी सफल हो पाएगी? अगर बात सफलता की कहूं तो आप पॉलिटिकल रैली को भी देखते होंगे, और अगर सफलता की बात कहूं तो इनमें खड़े सामने आपको लोग भी दिख रहे होंगे। ये वो लोग हैं जो साथ होकर चलना चाहते हैं, ये वो लोग संकल्प ले रहे हैं जो हिंदू होकर चलना चाहते हैं। अगर इन हजारों लोगों में जितने अन्य पैनलिस्ट हैं विद्वान, वो बताएं किसी की क्या जात है, तो आप कहिए मैं आज यात्रा छोड़ दूं। मगर आज 90-91 दिन हो गए तो यात्रा तो अपने लक्ष्य की ओर दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। और रही बात जनगणना, आपने एक पैराग्राफ दिया था ना कि जरूरी या मजबूरी, मजबूरी मात्र पॉलिटिकल लोगों के लिए है दादा, मैं ऐसा समझता हूं। ठीक है मनोज काका जी, इस विषय पर विस्तार से बात करना जरूरी है कि जनगणना जो जातिगत है जरूरी है, मजबूरी है, लेकिन जो बात स्वामी दीपांकर जी कह रहे हैं, और मुझे लगता है कि जितने भी देश के प्रबुद्ध लोग हुए उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध ही किया है। कोई नहीं चाहता था कि जातियों में समाज बटे। तो क्या ये संभव है जो भिक्षा यात्रा दीपांकर जी चला रहे हैं, उस भिक्षा यात्रा से हर कोई जुड़ पाए? अवधेश, जो दीपांकर जी जो भिक्षा यात्रा चला रहे हैं उसके पीछे इनका बेहद राजनीतिक स्वार्थ है। और मैं ये चाह रहा हूं कि ये देश जातियों में क्यों, धर्म का एका क्यों हो, मानवता का एका क्यों नहीं? हम क्यों नहीं इस तरह का कोई यात्रा चलाते हैं, हम इस तरह का कोई संदेश सर्व समाज में दे पाते हैं कि हम भारतीय हैं। इस भारत के बाहर जो दुनिया भर में हम आप कहीं भी जब जाते हैं देश के बाहर, तो हमें एक भारतीय के तौर पे देखा जाता, हमें एक हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के तौर पे नहीं देखा जाता। ये असल में ये इनके यात्रा के पीछे इनका एक राजनीतिक स्वार्थ है, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करना है। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि ये इस तरह की यात्रा क्यों नहीं चला पाते हैं कि इस देश के न्यायपालिका में 80% सवर्ण है। अभी 5 सालों में जो नियुक्तियां आई, ये इस तरह की यात्रा क्यों नहीं चला रहे हैं कि इस देश में 42 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पिछड़ा तबका जो देश का सबसे बड़ा तबका है, उसके आज भी एक भी प्रोफेसर क्यों नहीं हो पाए? जो जाति जनगणना है वो काका कालेलकर आयोग 1953-55 से लेकर के मंडल कमीशन 1979 से 80 तक का, और इस देश के न्यायपालिका ने माना है कि इस देश में जो असमानताएं हैं उसका आधार जाति है। तो ये साधु जी ये बताएं, ये महात्मा जी ये बताएं कि क्या न्यायपालिका झूठ है? क्या न्यायपालिका पर इनका भरोसा नहीं है? असल में ये लोग जो जाति के समूह के जो मुट्ठी भर लोग जो बहुत दिनों से एक बड़े संस्थान पर और सभी तरह के व्यवस्थाओं पर अपना शोषण और अत्याचार किए हैं, वो जानते हैं कि जब जातिगत जनगणना होगी तो हमारी कलई खुल जाएगी। जब किसी वंचित तबके, ठीक है, यानी कि रविदास जी केवल जयंती के दिन याद करने के लिए हैं। रविदास, अरे अवधेश जी क्या बात कर रहे हैं? रविदास जी ने कहा कि मन गंगा तो कठौती में गंगा। रविदास जी ने तो ये भी कहा, रविदास जी किसी तरह का आडंबर के वो नहीं थे, आडंबर के समर्थक नहीं थे। ठीक है स्वामी दीपांकर जी, तो सबसे अच्छी बात आडंबर और जमीनी हकीकत के बीच की बात मनोज काका जी कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि वस्तुस्थिति को देखना पड़ेगा। स्वामी जी से पूछिए, मैं इनसे जानना चाह रहा हूं स्वामी जी से 2-3 सवाल है कि आप न्यायपालिका में क्यों नहीं दलित और वंचित? जी दीपांकर जी, जो सवाल मनोज जी उठा रहे हैं वो पूरे उस व्यवस्था पर उठा रहे हैं। देखिए, दो चीज है, एक तरह का धार्मिक ध्रुवीकरण करके भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। अवधेश बाबू, दो चीज समझिए, कोई कार्यक्रम नहीं चला रहे। मनोज जी को, ठीक है मनोज जी जवाब ले लेते हैं, आपकी बात दीपांकर जी ने सुन ली, जवाब ले लेते हैं। मैं खत्म कर रहा हूँ। आप साधु हैं, साधु के लिए कहा जाता है कि दादा ऐसे नहीं चलेगा ना कि आप ही बोलिएगा तो आप बोल लीजिए, हम आपको सुन लेंगे। यही एक राजनीतिक व्यक्ति की दिक्कतें हैं दादा। तबके के, अल्पसंख्यक तबके के, ये देश राष्ट्रीयता से चलता है, ये देश राष्ट्रीय भावना से चलता है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं मनोज जी, जवाब ले लेते हैं, जवाब तो ले लीजिए। धार्मिक ध्रुवीकरण, आप दलित पिछड़ा वंचित की बात नहीं करेंगे। और ठीक है मनोज जी, जवाब तो ले लीजिए ना। अगर वो आप संतुष्ट न होगा तो आप फिर बोल लीजिएगा। स्वामी दीपांकर जी आप जवाब। अरे मैं कह रहा हूँ, ये सवाल खड़ा करें। मैं ये कह रहा हूँ आदरणीय घर कब जाएंगे शादी का? अवधेश भाई, ये तो आप करेंगे।
नहीं मनोज जी, जवाब तो आपसे ले लीजिए ना, जवाब ले लीजिए, आ जाएंगे फिर से, बहुत समय बचा है। दीपांकर जी है क्या? देखिए, मनोज भैया की अपनी मजबूरियां हो सकती हैं, और रोचक यह है, देखिए, राजनीतिक व्यक्ति की मजबूरियां ये कि वो बोलने भी नहीं देना चाहता एक सन्यासी को। परंतु नहीं, मैं बाबा। मनोज भाई से मैं मनोज भाई से एक ही बात कहूंगा। मैं आपकी तरह मैं भी सन्यासी हूँ, मेरे भी सरोकार कम नहीं है। आप रोज 100-200 लोगों को हॉस्पिटल में दवा दिलाता हूँ। दादा सुन लीजिए ना, वंचितों के घर रहता हूँ। आपकी तरह कोई बहुत हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है। मैं एक गरीब का बेटा दादा हूँ, सुन मैं गाँव लीजिए। में रहता हूँ। आप सुन, आपके सरोकार होंगे मनोज भाई। आप कपड़े से कोई साधु नहीं हो जाता। मनोज भाई हमारे बोलने भी दीजिए। सरोकार कम नहीं है, आप बिल्कुल बोलिए। मनोज भाई, बोलने से भी कोई साधु आप नहीं। बताइए ना दादा, आप एक बात बताइए ना, कहें। इस देश में कितने लोगों को आपने हॉस्पिटल ठीक है मनोज जी, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, ठीक है, जवाब तो ले लेना। कितने वंचित तबके के स्वामी लोगों को दीपांकर जी, आप विश्वविद्यालयों में आपने एडमिशन दिलाया है, बताइए ना। किसी दिन कभी आश्रम आइए मनोज भैया, आपको अगर जो अच्छा मैं नहीं नहीं लगे आऊंगा देख करके आश्रम। व्यवस्था। मैं आपको आश्रम नहीं आऊंगा। सुनिए आप ना। तो गरीबों, वंचितों, दलितों के शैक्षणिक और आर्थिक भागीदारी की बात करिए, मैं आपके यहाँ आ जाऊंगा। आप कहिए कि इस देश में दलितों की दादा। भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए मनोज भाई। संस्थानों में। बाबा मनोज हाँ, भाई। बाबा जी बाबा। मनोज भाई, मेरी ये यात्रा चल रही है, और ये यात्रा जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं उसी समाज के साथ चल रही है। अगर आपको उस समाज में भी अगर किसी को पहचान सकते हो तो मैं आपको वो भी वीडियो भेज दूंगा, और अभी कहो तो अभी दिखा देता हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपने संत रविदास को मुट्ठी भर अगर क्षण भर भी पढ़ा हो, या बी.आर. अंबेडकर जी की वो बात याद हो योगेंद्रनाथ मंडल के लिए जो कही थी कि धर्म मत बदलना। बी.आर. अंबेडकर, अगर आपको क्षणिक भी याद है ना, आपको पता तो है? दादा आप कभी ये शब्द नहीं बोलते। कितने मगर लाख देखिए लोगों के योगेश लिए भाई, हम इस तरीके की बहस नहीं कर 1956 में बी.आर. सकते। अंबेडकर ने मनोज जी, हिंदू धर्म आप नहीं अगर कर नॉन सकते। स्टॉप बोलेंगे, मनोज जी सुन लीजिए ना, आएंगे अभी। क्या ये सत्य नहीं है? नहीं तो नॉन स्टॉप बोलेंगे तो सारी, अभी देखिए गोविंद सर तो अभी बोल ही नहीं पाए हैं, सबको बोलने दीजिए ना। गोविंद सर, आपने दोनों मेहमानों की बात सुनी है, जो पूरी परिस्थिति बन रही है, बताइए कि असल में आप क्या देख रहे हैं। मनोज जी ने सीधे आरोप लगाया स्वामी जी पर कि वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, और जातिगत जनगणना है, क्या वाकई ये उस वर्ग के भलाई के लिए है या राजनीतिक भलाई के लिए? गोविंद सर देखिए, आरोप जो लगाया गया है यहाँ पर बहस के दौरान, वो आरोप कितना सच है इस बारे में मैं कोई दावा नहीं कर सकता। आरोप सच भी हो सकता है, आरोप सरासर गलत भी हो सकता है, और आरोप लगाने वाले खुद एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो निश्चित तौर पर उनका आरोप भी राजनीतिक वजहों से ही लगाया जा रहा है। जहाँ तक ये जो जनगणना की बात है, जाति जनगणना की जो बात है, ये पहले से भी देश में रही है, और इसको लेकर राजनीतिक विमर्श भी बहुत तेज हुआ है, और हाल के वर्षों में इसको लेकर समाज के एक खास तबके ने इस बात को उठाने की कोशिश की है कि इससे जो समाज में जो गैर बराबरी है, ख़ास तौर पर आरक्षण का जो सवाल है, उसमें इससे काफ़ी मदद मिलेगी। अगर इस तरह की जनगणना होती है तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी जैसी कल्पना कहीं साकार हो सकती है। तो तार्किक तौर पर इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का, लेकिन सर क्या ये कल्पना संवैधानिक जिस सोच के साथ संविधान बनाया गया था, क्या उस संविधान के मुताबिक कल्पना है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी? संविधान तो सबके लिए था ना, संविधान ने तो कहीं ये नहीं कहा था कि हम जाति गिन लेंगे और उसके बाद देश की व्यवस्था को चला देंगे। नहीं, देखिए, दुर्भाग्य तो यही है, संविधान और जब देश में संविधान लागू हुआ उस वक्त जिस आरक्षण की बात बी.आर. अंबेडकर ने कही थी, वो कितने वर्षों के लिए देश में चलना था, लेकिन वो एक राजनीतिक मजबूरी बनी, और राजनीतिक दल उसको अपने अपने पाले में हमेशा करते रहे। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, जो सरकारें आई उन्होंने अपनी अपनी जाति, अपने अपने समाज के लोगों के लिए आरक्षण को किस तरह से लुटाने की कोशिश की, किस तरह से जातियों को इस खांचे से उस खांचे में, और जातियों का अनुसूचित जातियों को पिछड़े वर्ग में, पिछड़े वर्ग को अनुसूचित जाति में बदलने की लगातार कोशिशें हुई। उस सब का मकसद क्या था? उस सब का मकसद यही था कि किसी न किसी तरह से अपना जो वोट बैंक है उसको मजबूत किया जाए। और उत्तर प्रदेश में तो कम से कम राजनीतिक दलों ने बिल्कुल इसी बात का नारा लेकर राजनीति की, अपनी जाति को लेकर। बिल्कुल। और सर, इस चर्चा में हमारे साथ पूर्ण प्रकाश जी भी जुड़ गए, भाजपा विधायक हैं। पूर्ण प्रकाश जी, स्वागत है चर्चा में। और ये जो जाति की राजनीति, इससे बाहर तो आप भी नहीं हैं, तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, और जो स्वामी दीपांकर जी कह रहे हैं कि जाति नहीं एक समाज पूरा बने, तो इस यात्रा को लेकर और जाति जनगणना को लेकर आपका क्या स्टैंड है? सभी को राधे राधे। देखिएगा,
अभी मैं स्वामी जी की सुन रहा था, मनोज जी की सुन रहा था। मैं अभिषेक जी आपसे एक अपनी जो बात आई है वो ज़रूर कहना चाहूँगा। अगर हमारा हिंदुस्तान इतना सभी समाज के, सभी धर्मों के जो लोग रहते हों, हम कहीं भी किसी चीज़ को ऐसा लेके चलें कि अपने स्वयं के लिए अलग अलग विभिन्न पार्टियां, प्रजातंत्र है, हर दल होता है, पक्ष होता है, विपक्ष होता है, पक्ष अपनी बात करता है, विपक्ष अपनी कहता है, सरकार होती है, सरकार के एक अपोजिशन होता है, वो अपनी बात कहता है। लेकिन यहाँ पर देखें एंकर साहब, अभी जो बात है हिंदुस्तान में, हमारे उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश के बैठे माननीय सदस्यगण बैठे हैं। अब कहीं पर भी हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय होती है। इसको सब धर्म कहते हैं, आप भी कहते हैं, बाबा साहब ने भी कहा था। जो तमाम दल कह रहे हैं, चाहे सपा है और दल, वो कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होगी तभी सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय हो पाएगा, एग्जैक्ट फिगर आने के बाद। देखिएगा, जो आपके लोग जो कह रहे हैं वो उनकी अपनी ओपिनियन हो सकती है, लेकिन एक आम जन भावना, आम जन भावना की क्या सोच है, वो संदेश जो जाता है वो एक पार्टी का नहीं आता, एक दल का नहीं जाता है, एक सत्ता का नहीं जाता है, वो जाता है, वो सब समाज में जाता है। अगर सब समाज में अगर देखा जाए, इससे पूर्ववर्ती बहुत सरकारें नहीं थी, ये आज ही को मुद्दा ठीक है। आम जनभावना क्या कहती है, ये स्वामी दीपांकर जी से भी जानेंगे, मनोज जी से भी जानेंगे, क्योंकि मनोज जी भी समाज के बीच रहते हैं, दीपांकर जी लगातार जा रहे हैं। स्वामी दीपांकर जी, जो बात अभी मनोज काका जी कह रहे थे, वो सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि जब एक छोटे से वर्ग ने बड़े संसाधनों पर अपना हिस्सा जमा लिया है, कब्जा जमा लिया है, चाहे वो बड़े पद हो, न्यायपालिका हो, शिक्षण संस्थानों की बात कर रहे हैं, तो कैसे फिर भरोसे में लिया जा सकेगा, कैसे जातविहीन समाज बन पाएगा, जो आपकी यात्रा है? देखिए योगेश भैया, ये यात्रा निसंदेह अपने आप में एक प्रमाण है जुड़ते हुए समाज का। और बाकी देखिए, अपने अपने तरीके से अपने अपने वक्तव्य हर किसी को रखने का अधिकार है, चाहे वो मनोज भाई हो, चाहे वो पूरन जी हो। मगर मैं मात्र इतना सा कहूँगा कि 1931 की जनगणना थी और ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर थे अल्बर्ट रिस्ले। उस समय 3000 कुछ जातियां थी और आज 2023 है और जातियां 6000 कुछ हैं। किसने अपने स्वार्थ के लिए बनाई, कहने की आवश्यकता नहीं, गोविंद जी जानते होंगे। मगर हाँ, इतनी सी बात जरूर कहूंगा कि इतना सा जरूर कहूंगा, यदुवंशी हैं, यदुवंशी को समझते होंगे मनोज भाई जरूर। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 13 और पन्ना नंबर 176 पर साफ लिखा है कि चातुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभाग्यशा। और अगर जो उसके बाद भी मनोज भाई की कोई शंका है तो लो सुनिए उस समाज को, जिस समाज की हिस्सेदारी आप मांग रहे हैं, और वो समाज मेरे साथ मिलकर क्या कह रहा, लीजिए सुनिए, और उसके बाद इस समाज के बारे में कहिए जो कहना है। जी बिल्कुल, ये वाली बात सुना चुके हैं। मनोज जी, एक आखिरी कमेंट आप कर लेना चाहेंगे, वक्त एकदम नहीं। मनोज जी सुनिए, अवधेश जी, गीता में एक श्लोक है, 4थे अध्याय में गीता में एक लाइन ये भी है, स्वामी जी को मैं बताना चाहूंगा कि नहीं ज्ञानेन सदृश पवित्र मह विद्यते, ये भी है। और गीता में एक श्लोक यह भी है कि ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे तिष्ठत अर्जुन, यह भी है श्लोक की नहीं है स्वामी जी। तो ईश्वर तो सभी के हृदय में है, सभी। ठीक है स्वामी जी, एक आखिरी कमेंट, क्योंकि वक्त एकदम बाजार क्यों लगाना चाह रहे हैं? भले ही जातियों में बांटना चाहे मनोज भाई या मनोज भाई की पार्टी, मगर ना तो सनातन जातियों में बटेगा, ना गली नुक्कड़ पर कटेगा। हिंदू मतलब हिंदू, बात खत्म। इससे ज्यादा अगर आपको करना है तो आप अपनी राजनीति करिए, मुझे जो करना है सो मैं करूंगा। और बिल्कुल, राष्ट्र की बात हो और जिस तरीके से सारी बात चल रही है, चर्चाओं का दौर चल रहा है, इस सब भी सवाल ये कि जाति जनगणना जरूरी है, मजबूरी है, ये सवाल फिलहाल बना हुआ है। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर मांगे प्रदेश में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।